हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण पाठ 5 अनीता और मधुमक्खी पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि अनीता पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन क्लास लेती थी और मधुमक्खी पालन का काम भी करती थी। तो आज हम तीसरे भाग में देखेंगे। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। अब तो आप भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो बच्चों, आपने भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अनीता को पास के गांव में भी सभी लोग पहचानने लगे हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है, यानी सभी सभाओं में जाती है और प्रत्येक को पढ़ाई का महत्व समझाती है। कभी कभी कुछ लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है। अनीता शहद की बहुत बड़ी व्यापारी यानी सौदागर बनना चाहती है, जिससे वह लोगों को शहद की पूरी कीमत दिला सके। पता कीजिए, अनीता और अन्य गांव वालों को 1 किलोग्राम शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। आपके शहर में 1 किलोग्राम शहद की कीमत क्या है? जैसे अनीता के गांव वालों को 1 किलोग्राम शहद के बदले उनको 35 रुपये मिलते हैं, तो उसी प्रकार हमारे शहर में 1 किलोग्राम शहद के पीछे 370 रुपये लगेंगे। लेकिन आप किस शहर से हो, आप किस गांव से हो, वहाँ पर शहद का कितना कीमत है वो आपको लिखना है। आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है किस काम के लिए? जैसे मेरे हिसाब से हमारे घर में इस्तेमाल होता है छोटे बच्चों को चखाने के लिए, और खांसी सर्दी में हल्दी मिलाकर लेप करके चटाया जाता है, तो खांसी को आराम मिलता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये दिन भर काम करती हैं। तो बच्चों, आपको भी पता होगा कि एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ अंडे देती है। और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, वो सिर्फ काम करती हैं और दिन भर वो काम यानी फूलों से रस चूसकर उस छत्ते तक पहुंचाती हैं। वो फूलों के आसपास मंडराती हैं। वे शहद के लिए फूलों से रस एकत्रित करती हैं। अब किसी एक मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह का नाच करती है, यानी उसके आवाज़ एक आती है एक तरह का, इधर से उधर मंडरा कर गुनगुन करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। जैसे कि एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो उसके मुंह से आवाज़ आता है और भनभनाने लगती है, यानी उसके पंख फड़फड़ाते हैं, तो दूसरी मक्खी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर रस है। कामदार मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मक्खियों के बगैर छत्ते या शहद का संग्रह करना संभव नहीं है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। यदि शहद ना मिले तो सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। मधुमक्खी के अलावा कौन से जीव जंतु समूह में रहते हैं? जैसे आपको भी पता होगा कि मधुमक्खी, चींटी, तितली, दीमक, कीड़े मकोड़ा, ये सभी समूह में रहने वाले जीव जंतु हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं और काम करती हैं। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और कामदार चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जैसे आपने देखा कि मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है, वैसे ही चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और कामदार चींटियां भोजन ढूंढकर उनके बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया
भी इसी तरह समूह में रहते हैं, जैसे मैंने इस प्रश्न में अब भी बताया। चींटियां कहाँ रहती हैं? आपने देखा है, चींटियां बिल में रहती हैं, दीवालों पर चलती हैं कतार बना के। खाने की किन किन चीज़ों पर चींटियां इकट्ठी होती हैं? रोटी पर, मीठी चीज़ों पर, और मीठी चीज़ों पर इकट्ठी होकर वो चलती हैं। चींटियों की कतार को देखकर बताइए कि उनका रंग कैसा होता है। यदि काली चींटियां होती हैं तो उनकी कतारें काली रंग की होती हैं। यदि लाल चींटियां होती हैं, भूरी चींटियां होती हैं तो उनकी कतारें भूरी या फिर लाल होती हैं। आपको कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह, काली या भूरी, यानी छोटी या बड़ी? बच्चों, आपको किस प्रकार की चींटी ने काटा है? काली, भूरी, या फिर वो छोटी थी कि बड़ी थी? यह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आज हमारा यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।